प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज बड़ी अहम बातें की हैं आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए। उन्होंने एक तो ये कहा कि हमें हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से ना मिलाएं, यानी इसे अलग अलग रखना चाहिए। मुस्बत तनकीद हो तो ठीक है, लेकिन ऐसी तनकीद जो किसी हाइब्रिड वॉर का या दुश्मन के एजेंडे का हिस्सा बन जाए वो ज़ाहिर है मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी अहम बात उन्होंने की कि आईन और कानून के दायरे में रहते हुए जो हुकूमत की मुआवनत है वो जारी रखेंगे, उसकी मदद को जारी रखेंगे। अब इसको क्या इस स्टेटमेंट को जो आने वाली तहरीक है अपोजिशन की उससे मिलाकर देखना चाहिए? क्या इसका तज्जिया या हुकूमत और या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का बेहतर होना या एक पेज पर होना और फिर अपोजिशन की तहरीक, क्या इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखा जा सकता है और तज्जिया इसी अंदाज में हो रहा है? एक तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। दूसरा, शेख रशीद साहब ने आज फिर जो बातें की हैं उसमें उन्होंने कहा कि कानून को हाथ लगा कर ये रोएंगे अपोजिशन के वो लोग अगर वो इस हुकूमत को घर भेजने की कोशिश करते हैं तो इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। कुछ और चीज़ें भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक नवाज शरीफ साहब का मशवरा सहाफ़ियों को दिया गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ें, आपको जेल भी जाना पड़े तो आप जाएं, लेकिन आप अपनी आज़ादी हासिल करें। अब इस पर जो तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं वो ये कि ख़ुद तो नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जेल में आ जाने का तक को तैयार नहीं है, लेकिन सहाफ़ियों को जेल जाने के मशवरे दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ़ करवाता हूँ। शाहीन साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब भाई साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शाहीन साहब भाई साहब आपसे पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, और मैं सुनवाता हूँ आपको आर्मी चीफ साहब ने जो हाइब्रिड वॉर के हवाले से और जो बातें कही हैं, सुनवा दीजिए क्या कहा है उन्होंने। Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता. Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा. We Pakistanis always find a way and that we will, inshallah. वो जो मायूसी फैला रहे हैं शाहीन साहब भाई साहब के यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, उन्हें आर्मी चीफ उम्मीद दिला रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ सब अच्छा होगा, और इसके साथ साथ वो तनकीद कर रहे हैं उन लोगों पर जो एक वॉरफेयर का हिस्सा बन गया, हाइब्रिड वॉरफेयर का। कैसे देखते हैं आप इस बयान को सर? बहुत शुक्रिया असद आपका। देखिए, आज की तकरीर बहुत अहम है और बहुत ही टाइमली है, यानी सही वक्त पे ये सही तकरीर उन्होंने की है। कुछ लोगों को बहुत डिप्रेशन होगा ये तकरीर सुन के, और बहुत से लोगों को उम्मीद मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा कि ये बातें इस वक्त करने की हैं और कर दी हैं उन्होंने, और बड़ी क्लियरली कर दी हैं। यानी इसमें कोई उन्होंने छुप के लगी लिपटी बात नहीं की, साफ साफ बात की है कि हम आइन और हुकूमत जो कहेगी हम करेंगे और हम उनके साथ हैं और पाकिस्तान में सब अच्छा होगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं, जैसा उन्होंने उर्दू में कहा कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि मायूसी फैलाई जाए। उन्होंने कहा कोई मायूसी की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, पाकिस्तान सही रास्ते पे जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्शन भी बिल्कुल सही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आइन के तहत वो काम करेंगे और आइन में जो भी लिखा है वो होगा। लोगों को आज नींद नहीं आएगी रात को, मेरा ख्याल है। आप क्या सर, आप जो हालिया दिनों में नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीरों में जो लहजा अख्तियार किया है, जो बातें की, आप क्या इस तकरीर को उसका जवाब समझते हैं? देखिए, ये सारी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये मेरा ख्याल है सबका ही इकट्ठा एक जवाब है, और बड़ा जामे और सॉलिड और बड़ा टाइमली जवाब है। ये जो बातें हो रही थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूं कर देंगे, हम कर देंगे, इसका मतलब ये है कि अब बड़ा क्लियरली फौज ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन बता दी है कि जी हम कहाँ खड़े हैं और हम यहीं खड़े रहेंगे और आप लोग ज्यादा परेशान ना हो।
बिल्कुल सही है। एक एतमाद देने की कोशिश की कि जो हो रहा है वो ठीक रास्ते पर जा रहा है। हमारा ये एक मायूसी फैलाने की बात नहीं, लेकिन एक और औरिया साहब एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी। आज उन्होंने कहा कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत की मदद जारी रखेगी। इसको बहुत अहमियत दी गई कि हुकूमत को एक पूरी सपोर्ट है इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज उनके साथ खड़ी है, और ये हमेशा एक सब्जेक्ट रहा है पाकिस्तान में। अब जो आने वाली तहरीक है इसको किस तरह से मिलाकर देखेंगे, मैं आपको सुनवा देता हूँ ज़रा उन्होंने कहा क्या, फिर इस पर तबसरा कीजिएगा। Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. मुश्किल नहीं हो जाएगा तहरीक चलाना औरिया साहब ऑपोजिशन के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके पाकिस्तान के आइन से लेके पीपीसी और सीआरपीसी तक, आपके छोटे छोटे कवानीन तक, फौज के लिए ये मैंडेटरी है कि वो सिटिंग गवर्नमेंट की हिमायत करे, और जब वो कॉल करे तो उसकी कॉल पर लब्बैक कहे। एक कानून है डिस्पोजिंग द अनलॉफुल असेंबली, ये डिस्पोजिंग द अनलॉफुल सीआरपीसी का कानून है। इसके तहत कानून के तहत कहते हैं कि एक मैजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट होता है, अगर वो समझे कि ये सूरत खराब हो गई है तो वहां पर मौजूद किसी भी सीनियर फौजी अफसर को कह सकता है कि मैं सिचुएशन तुम्हारे हवाले करता हूं, और वो मिनिमम फोर्स यूज करके उस सिचुएशन को खत्म करता है। इसके लिए किसी वजीर आजम के फैसले की जरूरत नहीं है। मैं सीआरपीसी पढ़ रहा हूं, ज़ाब्ता फौजदारी पाकिस्तान। आप मुझे ये बताइए कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब इसी फौज को घोष स्कूल पर निकालने के लिए बुलाया करते थे, इसी फौज को वापडा की उसके लिए बुलाया करते थे, फौज आती थी। फौज ने सिटिंग गवर्नमेंट का अंडर ओथ फौज ने उसका साथ देना है। अब मुझे यह समझ नहीं आती इसमें लोगों को अचंभा कैसे होता है और क्या होता है। एक अफसाना सा बिल्ड कर लिया गया है कि फौज जो है इमरान खान को लेके आई है। चलो मान लिया, फौज किसको नहीं लेके आई, किसको नहीं लेके आई। आप 1958 से लेके अब तक की तारीख उठा लें, कौन है जो अपने जोर पे आया है? नहीं आया। नहीं सर, उनका एतराज ये नहीं होता कि फौज इमरान खान को लेकर मैं तारीख बता दूंगा। उनका सर एतराज ये होता है कि फौज इमरान खान को क्यों लेकर आई, मतलब हमें क्यों लेकर नहीं आई, हमें क्यों नहीं। देखो सौकनों वाला झगड़ा है ना, सौकनों वाला। देखो जुल्फकार अली, अगर याया खान इक़्तिदार ना छोड़, जुल्फकार अली भुट्टो जिस वक्त तशरीफ लाए हैं तो वो सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री। ठीक, कैसे आए थे? फौज साथ थी ना, आए थे ना। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो फौज का होता है, सिविल का तो नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को एक अजीब करीब की सूरत में बड़ी बातें खूबसूरत हुई हैं। देखिए, जो बंदा भी थोड़ी बहुत हाइब्रिड वार्ड की इस सेंसिटिविटी को जानता है, वो जरा सी तारीख पढ़ ले मैक्सिकन वॉर्स की, डर्टी वॉर्स ऑफ मैक्सिका की, वो कॉन्गो की वॉर की पढ़ ले, वो लाओस और कंबोडिया में जो कुछ किया गया था उसकी वॉर्स की पढ़ ले। ये वॉर्स ऐसी होती हैं कि एक मुल्क को अंदर से खोखला किया जाता है, और उस खोखला कर। लेकिन एक बात याद रखें, मैं उम्र गुजरी है इन लोगों के अंदर उठते बैठते चलते फिरते, सियासत में भी रहा हूं, शुरू में पुलिस का डंडे भी खाए हैं और पुलिस के साथ डंडे मारे भी हैं जब जुलूस होते थे। मुझे इतना अंदाजा है कि वो चेहरे और होते हैं जो इनकलाब लाया करते हैं, वो क्राउड और होते हैं जो इनकलाब लाया करते हैं, वो लोग और होते हैं जो इनकलाब लाया करते हैं, वजूहात भी और होते हैं, हालात भी और होते हैं। कभी नहीं हो सकता कि आप एक शानदार किस्म के एयर कंडीशन घर से निकल के, बेहतरीन ब्यूटी पार्लर से तैयार होके, शानदार किस्म के डिजाइनिंग कपड़े पहन के, शानदार किस्म के डिजाइनर शूज पहन के, शानदार किस्म की आप पब्लिक को लीड करें। नहीं होता। पब्लिक आपको देखती है, पब्लिक आपको अडोर करती है, पब्लिक आपको आपकी तस्वीरें देखती है, पब्लिक आपकी तस्वीरों से इश्क करती है, पब्लिक आपके लिए इनकलाब नहीं ला सकती। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये एक चीज़ में पाकिस्तान में अयाज खान साहब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई, ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है। आप इस तकरीर के बाद और इस पैगाम के बाद क्या अपोजिशन की तहरीक को के कामयाब होने का कोई इम्कान देखते हैं? अच्छा, मुझे तो इन अ वे को थोड़ा सा यूं लगा कि आज कोई रेसिप्रोकेट किया आज आर्मी चीफ ने, क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल तवातुर के साथ एक बात कहते हैं कि जी बात हमारे साथ है,
क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल एक पेज में है। तो आज और बार बार चूंकि सिलेक्टेड कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ देने की बात की, वो भी इन वे एक जवाब है वो सिलेक्टेड के उस चीज को। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स, मुझे ये लगता है कि 2013 में इमरान खान की पीक की पॉपुलैरिटी की और नवाज शरीफ की सबसे कम पॉपुलैरिटी उस वक्त थी। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब को ऑलमोस्ट थर्ड मेजॉरिटी मिल गई। तो इसका मतलब ये था कि उस वक्त ये तय किया गया कि इमरान खान को सिलेक्ट नहीं करना, नवाज शरीफ सिलेक्ट करना है, और वो कर लिया गया। और वो सबको पता है, यहाँ जब जो लोग बैठे हुए हैं इनमें से कोई एक भी नहीं है जिसे उन सारे वाकयात का ना इल्म हो कि क्या हुआ था और किस तरह से। अभी थोड़े दिन पहले मरियम बीबी एक बार फिर ये बात कर रही थी कि गुजरांवाला पहुंच से पहले हुकूमत तब्दील हो जाएगी। तो फिर एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं कि अब जनरल क्यानी नहीं है। उस वक्त तो ये पॉसिबल था कि गुजरांवाला पहुंचने से पहले वो हो सकता था, अब नहीं होगा। वैसे भी उस वक्त टारगेट मौजूदा हुकूमत को गिराना नहीं था, जजेस की बहाली था, सब्जेक्ट भी दूसरा था। वो जो भी अगर गिराना होता तो उसे फिर भी सकती थी जो हालात थे। अब वो हालात नहीं है। और बिल्कुल जब ये पॉइंट समझती है कि एक गवर्नमेंट सर अगर बयानतदारी से काम कर रहा है, उनके नजदीक हो सकता है आपके और मेरे नजदीक वो ठीक ना कर रहा हो, तो उसको हटाने का बिला वजह और फिर क्यों अनारकी पैदा करनी है मुल्क में। 5 साल के लिए लोगों ने इलेक्ट किया, 5 साल उन्हें कर रहे थे। आपका भी यही होता था, आप हमेशा कहते थे कि नहीं जो इलेक्ट हो गया 5 साल की तो उसको पूरा करने दें। इलेक्शन किसी एक पार्टी ने आज तक नहीं किया इस मुल्क में। हमेशा ये हुआ एक पार्टी जीती और दूसरे ने कहा जी बेइंतहा बदतरीन धांधली हो गई इंजीनियर्ड इलेक्शन से। ये हम कब से सुन रहे हैं। और इसकी शाहीन सहवाई साहब हो गए, इरशाद आरिफ साहब हो गए, और मैं, हम तो सुर्खियां लगाते रहे ना अपने हाथ से बना के इंजीनियर्ड इलेक्शन हैं। तो इलेक्शन तो होते ही इंजीनियर्ड है। तो फिर इस दफा अगर इमरान खान को इंजीनियर्ड इलेक्शन में लाया गया तो फिर इसको सही है। इरशाद साहब आपकी राय। देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, इलाकाई हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई तहरीक खड़ी की जाए, हुकूमत को गिरा दिया जाए और उसके नतीजे में आम इलेक्शन हो सकें। अगर अमेरिका जैसा मुल्क जिसमें इलेक्शन की तारीख़ तक तय है, वक्त तक तय है, वहाँ ये शकूक व शुबहात कल तक मौजूद थे कि इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे नवंबर में, और आज भी ये कहा जा रहा है कि यानी 1 महीना भी नहीं रहा, 20-25 दिन रह गए हैं कि अभी भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। यानी बैलेट पेपर तकसीम हो चुके हैं, लोगों के घरों में पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में ये तवक्को की जा रही है कि यहाँ इलेक्शन हो जाएंगे। एक तो पहलू ये है। दूसरा, पाकिस्तान जिन ख़तरात का शिकार है, जनाब निसार अली ख़ान साहब ने 2 साल पहले कहा था कि नवाज शरीफ साहब आप उन लोगों में से हैं, उन 4-5 लोगों में से हैं जिनको ये इल्म है कि पाकिस्तान किस किस्म के ख़तरात का शिकार है, किस किस्म के ख़तरात से 2-4 है। तो आप इस वक्त जो है ज़ाती और ख़ानदानी मफाद की बजाय कौमी मफाद को देखें और सड़कों पर ना निकलें। ये निसार अली ख़ान जो उनका काबिल एतमाद वफ़ादार साथी है, उसने ये कहा था कि पाकिस्तान जिसके बारे में वो अक्सर ये समझते रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, उनका साथी है, लेकिन उस आदमी के ये अल्फाज थे। और तीसरी बात ये है कि ये मशरक़ी सरहद पर, मगरबी सरहद पर जो हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। दहशतगर्दी दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रही है हमारी इसी सियासी खींचातानी महाज़ाराई की वजह से, और मालूम है, हमें सबको मालूम है कि कौन ये कुछ कर रहा है। ऐसी हालात में एक तहरीक खड़ी करना, लोगों की जानों को ख़तरे में डालना कि वो जनाब कोरोना का शिकार हो जाएं खुदा ना खास्ता, और ये तवक्को करना कि जनाब यहाँ एक तब्दीली आएगी, उनके हक़ में आएगी, ये तो आमकाना सी बात है। सिवाय इसके कि या तो आप इस सिस्टम को ख़ुद ख़त्म करना चाहते हैं या आपको कोई इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल हमारे किसी दुश्मन को काबिल कबूल नहीं है।
और पाकिस्तान का क्या इस्तेहकाम किसी दुश्मन को काबिल कबूल नहीं है। कोई इस्तेमाल कर रहा है इससे आपकी मुराद गैर मुल्की एजेंसीज हैं? कुछ भी देखें, मैं इस जनाब नवाज शरीफ साहब को मुहिब वतन समझता हूँ, उनके हुब्बुल वतनी पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपनी जो ख्वाहिशात का असीर होता है, ख्वाहिश जो है इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वो किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाता है। आपके मफादात और मुल्क के दुश्मन के मफादात मिल जाते हैं। मतलब इस वक्त आपको ये सारा कुछ क्यों याद आया? जब जमहूरियत को मजबूत करना था, सिविल बालादस्ती को यकीनी बनाना था, वो इक़्तिदार का दौर था। उस दौरान तो ना आपको पार्टी याद आई। आपने पाकिस्तान में ये रिवायत सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने डाली कि आर्मी चीफ साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है और वज़ीर दाखिला भी सामने बैठा हुआ है, वज़ीर ख़ारजा भी सामने बैठा हुआ है, सारे सीनियर जो लोग हैं वो सामने बैठे हुए हैं और साथ की कुर्सी पर आपने बिठाया हुआ है। उस वक्त आपकी सिविल बालादस्ती कोई मजरू नहीं हो रही थी। आज तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरा ये है कि इस वक्त आप जो सड़कों पर लोगों को लाना चाहते हैं और जिस किस्म की ज़ुबान शायद खाकान अब्बासी और मरीम नवाज साहबा इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फसाद बर्पा करना चाहते हैं। लेकिन ये वाज़ेह है, हमें कम अज़ कम शक नहीं है, जो लोग हालात से वाकिफ़ हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कि आप या तो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, फ़ौज को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये साबित करने के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों के सामने, हमारे मुखालिफिन के सामने, कि मैं तो कहता हूँ कि फ़ौज हमेशा इन्वॉल्व थी, अब खुलकर आ गई है। या आप समझते हैं कि चूंकि मैं नहीं इक़्तिदार में, मेरे ख़ानदान की कोई इस वक्त तवक्को नहीं की जा रही और हम जो है तो फिर बाकी बंद गली में खड़े हैं, तो फिर कोई और भी क्यों हो? तो दोनों सूरतें जो हैं ना जमहूरियत के लिए मुफीद हैं ना मुल्क के लिए मुफीद हैं। इस बारे में शेख रशीद साहब ने अपनी राय का इजहार किया और सख्त अल्फाज में किया है। मैं एक छोटी लेता हूँ और फिर आपको शेख रशीद साहब को सुनाता हूँ। क्या हालात इस नहज पर जा सकते हैं? इसका कोई ख़तरा है? क्योंकि आज जो आर्मी चीफ ने तकरीर की है जिसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ हमारी मुकम्मल आईनी और कानूनी दायरे में रहते हुए पूरी सपोर्ट है, तो ये यकीन दहानी वो करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी अगर कुछ उम्मीदें हैं या तवक्कुआत हैं या खदशात हैं, शायद वो दुरुस्त ना हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। शाह साहब, आप एक जुमला कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दिलचस्प बात है कि आर्मी चीफ, फ़ौज का सरबराह जो है, कह रहा है कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं और सियासतदान जमहूरियत पसंद कह रहे हैं कि हम मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं इस मुल्क में। यानी ये तजाद है। फिर ये कहते हैं कि हम जमहूरियत चाहते हैं और वो मुदाखलत करते हैं। सही है। अगर हुकूमत ख़त्म होती है तो क्या हो सकता है? शेख रशीद साहब अपने खदशे का इजहार कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने क्या कहा है? इस दफा मौलाना फजलुर रहमान के साथ हथौड़ होगा। पहले हाथ हुआ है तो इस दफा हथौड़ होगा। घबराए नहीं, इनको कुछ नहीं मिलता। सूरज मशरिक से मगरब निकला है, मगरब से मशरक निकला है। फजलुर रहमान की कोई सियासत नहीं है, नवाज शरीफ की कोई सियासत नहीं है, आसिफ जरदारी की कोई सियासत। मैं अपने सियासी तजर्बे से अपोजिशन को वार्न करना चाहता हूं, ये ना हो कि सारी उम्र आप पछताएं और आप रोएं और टांगों के नीचे से हाथ डाल के कानों को हाथ लगाएं। अच्छा शाहीन से भाई साहब, दो इसके हिस्से हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत खत्म। आपकी राय भी यही है? क्या उनके लिए अब सियासत में दोबारा वापस आने का कोई रास्ता बचा है? और दूसरा ये कि मौलाना आप वो ये कह रहे हैं कि आप रोएंगे क्या? इसका मतलब क्या है? कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर ये सिस्टम लिपट जाएगा, कुछ इस तरह के नताइज निकलेंगे? कैसे आप इसको इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, सियासत खत्म तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है कि जो उन पे केसेस चल रहे हैं, जो उन्होंने जो फेस कर रहे हैं, वो जो चार्जेस हैं, उनका वो मुकाबला करें, उसमें वो बरी हों, उसमें अपने आप को वो सुरखरू करें और उसके बाद अदालतों से, बड़ी अदालतों से, और उसके बाद वो आए मैदान में खेलें। और अगर वो नहीं होते सुरखरू तो उनके नीचे जो लोग हैं जो रिलेटिवली क्लीन है, जिन पे केसेस नहीं है, वो उनकी पार्टीज को चलाएंगे तो शायद सियासत तो चलेगी थोड़ी बहुत। मगर ये कि ये तरीका नहीं है जैसा कि वो कह रहे हैं कि जी सड़कों पे आए और सब कुछ लपेट दें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सब लोगों से। फर्ज कीजिए कि इनकी ये तहरीक कामयाब हो जाती है और पूरा मुल्क शट डाउन हो जाता है और हर चीज बंद हो जाती है और फौज को आप और मजबूर कर देते हैं कि आप आए,
तो फिर इन लोगों का क्या होगा? अभी तो खाली इमरान खान है जो कि एक पॉलिटिशियन है और जमहूरी तरीके से आए और पार्लियामेंट भी है और सब कुछ है। उसके बाद तो फिर अगर इमरान खान प्लस प्लस आके बैठ गए तो ये मेरा ख्याल है यही बात वो कर रहे हैं अपने शेख रशीद साहब के जी, फिर ये बहुत अरसे के लिए ये कानों को हाथ लगाएंगे। तो इनको भी सोचना चाहिए कि जी आखिर अगला मरहला क्या है। खाली इमरान खान की दुश्मनी है तो वो तो हट जाएंगे, लेकिन उसके आगे फिर कोई और आ गया तो आप क्या करेंगे? सोचा नहीं है इन्होंने और अभी ये बड़ी मुश्किल में है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जो तकरीर में उन्होंने कही वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये कहा कि हम क्रिटिसिज्म करना जरूरी है, यानी फौज के ऊपर भी आप क्रिटिसिज्म करें और हम उससे सीखते हैं। ये बातें जो अब बहुत हुई है फौज के खिलाफ, तो ये भी उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म आप जरूर करें, सही क्रिटिसिज्म करें तो हम एक्सेप्ट करेंगे और उससे हम सीखेंगे। तो वो भी आज ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी उसका भी जवाब उन्होंने बड़ा क्लियरली दे दिया। सही है। एक चीज़ मगर शाहीन साहब साहब और है, वो ये है कि क्या मैं सवाल आपसे करना चाहता कि इसमें एक तो ये है ना कि जी तहरीक चले और नताइज मनफी निकलें, दूसरा ये है कि आसिफ जरदारी साहब के बारे में ख्याल है या बिलावल के बारे में कि पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है कि ये सिस्टम जाए क्योंकि उनके इंटरेस्ट इसी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं और सिंध की हुकूमत बनी हुई है, चाहेंगे ही नहीं कि ये हुकूमत ख़त्म हो। यानी अपोजिशन की तहरीक का हिस्सा तो है लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएंगे और इसी तरह की अपोजिशन PMLN को भी अपने अंदर से है। तो आप इस तर्जे से किस तरह से इत्तफाक करते हैं? ये तो अभी नजर आएगा हमें आगे चल के कि ये तहरीक जो PDM जो उन्होंने बनाई है ये कितनी मजबूत है, कितनी यूनाइटेड है, क्या करना चाहती है। खाली जलसा एक करने से तो कुछ नहीं होता, बहुत जलसे बहुत लोग कर सकते हैं और हर वक्त कर सकते हैं। असल में जो इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। मसलन ये कि मौलाना साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी इन सबको हटाया जाए और डिसॉल्व किया जाए और इस्तीफे दिए जाए, कोई नहीं मानता। जरदारी साहब जैसा भी आप भी कह रहे हो और मैं भी समझता हूँ कि वो कभी भी अपनी गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे। वो क्यों छोड़े? 3 साल उनको बाकी है और एक उनको सेफ हेवन मिला हुआ है, एक छुपने की आराम से बड़ी प्रोटेक्शन में बैठे हैं। वो क्यों अपने आप को वो एक्सपोज करें? और बाकी जो लोग हैं नून लीग के, वो सारे के सारे वो इमाम खुमैनी तो नहीं बनना चाहते, तो इसलिए वो बहुत सारे उसमें से भी नहीं चाहते कि जी हम इस्तीफा दें और अपना 3 साल के लिए मजीद फिर सड़कों पर फिरें। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब तक ये ठीक नहीं करेंगे ये इनका आगे कोई नहीं। बातें आप जितनी मर्जी कर लें और बातें करने में किसी को एतराज भी नहीं। एक इस पर शेख रशीद साहब ने अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। किस यकीन से वो कह रहे हैं जरा देख लीजिए। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, उसका दिमाग खराब है। पंजाब में उसकी कितनी सीटें हैं, सिंध से इस्तीफे दे के क्या करेगी? मुझे बताएं कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो सिंध से इस्तीफे दे के क्या करेंगे? अगली दफा उनको सिंध भी नहीं मिलेगा। इस पर अयाज खान साहब, अगर पीपल्स पार्टी दिल से साथ नहीं है और वो चाहती है कि ये सिस्टम चले और हुकूमत खत्म नहीं करना चाहती, तहरीक कामयाबी के इम्कानात कितने रह जाते हैं फिर? देखिए ये शुरू से नजर आ रहा है आपको। अगर याद हो जो पहली नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उससे पहले एक जरदारी साहब ने भी उसी इजलास में तकरीर की थी और उसके बाद से पीपल्स पार्टी एक हद तक क्रिटिसाइज भी करती है। वो जो शाहीन साहब भाई साहब कह रहे थे, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जी वो मुस्बत तनकीद तो बिल्कुल वेलकम हम करते हैं उसको, वो एक हद तक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। बिल्कुल उनके स्टेक्स इस सिस्टम के साथ हैं। फिर पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो ने ये कहा था एक दफा कि हमने एक बार इलेक्शन का बायकॉट करके देखा था, उससे बड़ी गलती हम कर नहीं सकते दोबारा। तो पीपल्स पार्टी किसी आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगी। हाँ ये ठीक है कि वो प्रेशराइज करने के लिए गवर्नमेंट को, जाहिर है मुकदमात हैं और मुकदमात खत्म होने चाहिए या कहीं हाथ होला हो जाए, ये उनके लिए बेहतर होगा। और जरदारी साहब ये चाहेंगे कि बिलावल साहब फ्यूचर में इस मुल्क के लिए इतने काबिल कबूल हो जाएं कि वो इलेक्शन लड़के आके इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकें। वो बिल्कुल जरदारी साहब के जहन में होगा और वो उसी तरह से बिलावल को एक हद से आगे कभी नहीं जाने देंगे, जो मेरा ख्याल है। और इसी कॉन्फिडेंस से शेख साहब भी ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। नवाज शरीफ साहब को जाहिर है ये समझ आ रही है कि हमारे पल्ले तो कुछ रहा नहीं। और वो जो बात हो रही है ना कि अगर कोई गैर जमहूरी काम हो जाता है इस मुल्क में, ये जमहूरियत खत्म हो जाती है, तो जब जमहूरियत के दौरान अदालतों से सजाएं होती हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी रिकग्निशन होती है।
वो मानी जाती हैं कि जी ये सजा हुई है। अगर किसी फौजी अदालत से सजा हो तो वो नहीं मानी जाती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब के शायद अंदर कहीं ख्वाहिश हो, क्योंकि वो तो बैठे हुए हैं लंदन में आराम से, इनकलाब तो यहां बर्पा होना ना, आपने और मैंने करना है। कल हम सड़कों पे निकलेंगे और उसके बाद ऐसी की तैसी, तो उनको तो फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर कोई इस तरह का काम हो जाता है तो मेरे ख्याल वो तो खुश हो जाएंगे कि चलें अच्छा हो गया, अब अगर कोई मुझे सजा होगी तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे कह तो सकूंगा देखें फौजी अदालत से सजा हुई है। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये मुझे इन्होंने निकाला और यही सजाएं देने चाह रहे थे। इसलिए नवाज शरीफ साहब को ये सिस्टम से हटके भी चीजें सूट करती हैं, वो पीपल्स पार्टी को नहीं करती। लेकिन अयाज साहब, फौजी अदालतों से जो सजाएं होती हैं उसके साथ कोड़े भी होते हैं और वो सजाएं जो हैं उसकी कोई लंदन बैठे हुए हैं, लेकिन उनका बाकी वो लंदन बैठे हुए हैं ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उसका मतलब है, उनका मतलब है शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज सह लेगा। हमजा हमेशा अंदर चला जाता है शाहजी, हमजा शहबाज हमेशा जेल चला जाता है, वो कोई पूछता ही नहीं है उसके बाद आराम से। ये तो अब शहबाज शरीफ साहब भी देखे ना कितनी जबरदस्त टाइमिंग के साथ अंदर गए हैं, उन्हें कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा, सुकून से बैठे में। ये भी तो हो सकता है ना कि वो जमानत उन्होंने वापस हो सकता है ना कि 60 साल से ज्यादा उम्र को तो कोड़े नहीं लग सकते, वो लगेंगे तो जो 60 से नीचे के हैं अच्छा वो भुगत लेंगे। अच्छा, और ये साहब अब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी को अंदर से तो ये पता ना कि हमारे साथ उस धांधली नहीं हुई, और जो सीटें हम लेकर बैठे हैं, जितनी तादाद में लेकर बैठे हैं और जिस सूबे में हुकूमत बना के बैठे हैं, यही होना था अपना। जाहिर है उनके अपना भी कोई एनालिसिस विंग होगा ना, उन्हें पता है उनके साथ पंजाब में धांधली नहीं हुई, 6 सीटें आनी थी, 6 ही आई हैं, और सिंध में उनकी इतनी सीटें आनी थी। तो क्या वो इस सिस्टम को ख़त्म करके दोबारा कोई रिस्क लेना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पे अंदाजा है कि अभी भी जो कुछ सिंध में उसको मिला है उसके पीछे भी बहुत हद तक इस चीज़ का हाथ था कि एक वक्त में किसी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 2 पार्टियों से मुकाबला नहीं करना चाहती थी, वरना पीपल्स पार्टी की जगह किसी और के आ जाना था। ये बात एक स्पेड कहना चाहिए, सिंपल सी बात। पीपल्स पार्टी का पूरा अंदाजा है कि उसकी वर्थ कितनी है सिंध के अंदर। अगर इमरान खान 126 धरने देने के बावजूद केपीके की गवर्नमेंट नहीं छोड़ा थी उन्होंने, हालांकि अगर वो छोड़ देते तो एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो खत्म हो जाता, वो ये रिस्क नहीं ले सके थे। तो पीपल पार्टी का तो जिंदगी में मरना जीना, उनको तो वो तो जिस किस्म के उनके एनल्स हैं वो तो एसएचओ जो है उनके लिए काफी होता है। देखिए बात सुने, मसला सारा ये है कि हम आज जहां तबसरा करते हैं ना, अब हमारा जो मिजाज अपना देख लें पूरे पाकिस्तान का 70 साल का और इर्द गिर्द का भी, कि कहां पर ऐसी अपना तहरीकें चली जिन्होंने हुकूमतें गिराई हैं। तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि क्लीन और साफ लीडरशिप जो है उसने हुकूमत गिराई है। जो लीडर करप्ट थी, जो जिस पे इल्जामात थे, जो वाज़ेह नहीं थी, उसने कत्तन हीरो का किरदार अदा नहीं किया। आज भी आप देखें कि जमील शरकपुरी के खिलाफ उसके हल्के के किसी बंदे ने कुछ नहीं कहा, वो जो असेंबली के अंदर बैठा हुआ मफाद परस्त तबका था उन्होंने किया। ऐसा कभी हुआ था? कभी आज तक नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल चंद लोगों के अंदर की मफाद की जंग है, और इसके अंदर जो कुछ अभी पता चल जाए, जैसे शहन सबाई साहब कहते हैं, जलसा करना बहुत आसान है, जलसे में कुछ पता नहीं चलता। मूवमेंट वो होती है कि जब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इलाके इलाके हर जगह हो जाए, और अगर मूवमेंट वाकई चल पड़े तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। अभी क्यों नहीं लोग निकले? आपके पास 3 लाख अभी हम देख रहे हैं जो छोटे छोटे जलसे या रैलियां हुई हैं उसमें लोग क्यों नहीं निकल रहे ऑपोजिशन के साथ? शायद वो इतना हुकूमत के से की पॉलिसी से, महंगाई से खुश भी नहीं है, फिर भी वो इनके साथ नहीं निकल रहा है। लोग एक क्लीन आदमी के साथ निकलते हैं। जो आदमी आपके पास आता है, और आप लोग नहीं जानते कि हमसे नौकरियों के कितने पैसे लेते रहे, लोग नहीं जानते हम काम कराने जाते हैं तो कितनी रिश्वतें लेते हैं, लोग नहीं पता है कि ये लोग जो है कैसे हमारे ऊपर 2 नंबर किस्म के एसएचओ मुसल्लत करते रहे हैं, लोग को नहीं पता कि उन्होंने कैसे हमारे साथ सलूक किया है, कि बंदे हमारे मरवाए हैं, हमारे लोगों को ऊपर बिठाया। वो जो अभी पढ़ लें ये किताब, अल्लाह बख्शे फौत हो गए मीर जुबैर जीवन खान साहब, उनकी किताब पढ़े जीवन धारा जो है, उनके साथ थे। उन्होंने साफ में कहा कि 2-2 लाख रुपया रेट लेके एमएनए एमपीए जो था पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती करता है। ये लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि किस पटवारी के पीछे कौन सा एमपीए खड़ा है, उनको नहीं पता कौन सा तहसीलदार है वो किसने पोस्ट किया हुआ है, उनको नहीं पता कि कौन सा बंदा था जो गुलाम हैदर वाइन जब चीफ मिनिस्टर था तो साइड के कमरे में बैठ के पैसे पकड़ा करता था एसएचओ लगाने के।
ये लोग जानते हैं। लोग क्लीन आदमी के पीछे निकलते हैं, और जो क्लीन आदमी होता है उसके। पाकिस्तान में 77 में बताया आखिरी मूवमेंट थी कि उस वक्त तक खास जुल्फकार अली भुट्टो की पहली मूवमेंट और 68 की, धब्बा नहीं था किसी के ऊपर कि ये बेईमानी करता है, धब्बा नहीं था कि ये जनाब अकबर परवी करता है। थोड़े बहुत चीजें आप देखें। मैक्सिमम करप्शन क्या थी, एक आपने राशन कार्ड का डिपो ले लिया राशन का, या एक रूट परमिट ले लिया, इससे बड़ी करप्शन सुनी नहीं थी। मैंने पार्लिमानी सेक्रेटरी लगा के मोहम्मद साहब चट्टा साहब बताया करते थे, हम देते थे गरीब हमारे एमएनए एमपीएस को, ताकि उनकी जिंदगी का खर्चा चले। जिस घर से कौसर न्याजी निकला था उसी घर में वापस आया था, जिस घर से गुलाम मुस्तफा खान निकला था उसी घर में वापस आया था। अब तो लोगों को पता है कि जरदारी हमारे सामने उठा है, लोगों को पता है कि फ्लेमिंग रोड के छोटी सी दुकान से मियां शरीफ का कारोबार चमका है और उसके बाद महल्लात बने हैं। लोगों को पता है कि अपना ये जो लिबास है, ये खूबसूरत सजदत है, ये जो सवारी चलती है खुशबू वाली, ये खुशबू के ऊपर कितना खर्च होता है। ऐसे नहीं मूवमेंट क्लीन लोगों के साथ दरवेश चलाया करते हैं। अब ये मसला ये कि इरशाद साहब इस मूवमेंट के जो भी शुरू होनी है, इसके पल्ले रह किया गया है। जो चीज़ें सामने आ गई आज, जो तबसरा आप खुद ही लोगों ने किया है, उसके बाद कितना चैलेंजिंग होगा अपोजिशन के लिए तहरीक चलाना? ये मैं एक वाक़या सुना दूं। ख्वाजा रियाज महमूद साहब थे मेयर लाहौर के। ये 12 अक्टूबर के बाद एक दिन मैं और सिकंदर लोधी साहब हम एक जगह पे मिल गए, ये हमें तो हमें ले गए घर, चाय पिलाई। तो हमने कहा कि जनाब ये कोई मूवमेंट करें, ये करें, कुलसूम नवाज साहब ये। उसने कहा मुझे बेगम कुलसूम नवाज ने बुलाया था और उन्होंने कहा जी तहरीक चलाएं, लाहौर तो हमारा गढ़ है, ये है वो है। मैंने कहा बेगम साहबा बात ये है, हम 12 अक्टूबर के बाद ये ना समझें कि हम निकले नहीं, हम निकले थे। मैं ग्वाल मंडी में रहता हूँ, मैं एक घर के दरवाज़ा खटखटाया हमने, और हमने कहा कि जनाब मियाँ साहब जो हैं वो चले गए हैं अटक किले में, तो हमें निकलना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर जिन लोगों को आपने नौकरियाँ दी थीं उनको जाके कि हमें तो आपने कुछ दिया नहीं, तो हम आपके लिए क्यों निकलें? मियाँ साहब से कहें कि उनको निकालें। कहते हमने दूसरा दरवाज़ा खटखटाया, मुझे पता था कि इनको हमने नौकरी दी थी। तो मैंने कहा कि भाई आपको नौकरी दी थी, आपको फ़लाँ काम। उसने कहा ख्वाजा साहब हमने पैसे दे के नौकरी ली थी, आपने मुफ्त में दी थी, हम पर एहसान कर रहे हैं आप। पैसे हमने दिए थे, हम आप चाहते हैं हम तहरीक के लिए निकलें, इस नौकरी से भी मेरा बच्चा जाए। आप अकल करें, खुदा करें, क्या बात कर रहे हैं? जब इस तरह की आपने हुक्मरानी की हो, इस तरह की आपने सियासत की हो, तो फिर आप ये तवक्को ना करें कि जनाब लोग आपके लिए सड़कों पर निकलेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ ना आती हो। लेकिन 100% इल्म है कि अगर मियाँ साहब खेल बिगाड़ना नहीं चाहते तो फिर उनकी जो ख्वाहिश है मासूम सी वो ये है कि इतना दबाव बढ़ा दिया जाए कि कम अज़ कम मरीम नवाज़ साहिबा को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, ताकि हम बाप बेटी वालदा साहिबा भी वहाँ मौजूद हैं, बाकी औलाद भी वहाँ मौजूद हैं, वहाँ आराम से रह सकें उस वक्त तक जब तक कि हमारी वापसी के रास्ते नहीं खुलते। इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं आता। तो मौलाना ये आपके ख्याल में मौलाना को समझ नहीं आ रही बात? मौलाना साहब नहीं, देखे ना, एक दूसरे को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को कोई एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, एक दूसरे को मौलाना का ख्याल है इन दोनों जमातों के कंधों पर सवार होकर मैं कोई रियायत ले लूँगा। मियाँ साहब का ख्याल है कि मौलाना को इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे पास तो सियासी कारकुन है नहीं ऐसा जो सड़कों पर निकल के लाठियाँ खा सके, तो इनको इस्तेमाल कर लेंगे। ये जरदारी साहब का ख्याल है कि इन दोनों को इस्तेमाल करके हम कम अज़ कम बिलावल साहब के लिए कोई रास्ता मिल जाएगा। और मेरा ख्याल है इसका जो बेनिफिशरी होगा वो आसिफ जरदारी होगा, पीपल्स पार्टी होगी, इन दोनों जमातों में से कोई बेनिफिशरी नहीं हो सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक वापस आते हैं। और नवाज शरीफ साहब मशवरा दे रहे हैं सहाफ़ियों को कि वो आज़ादी के लिए जेलों में जाएं अपनी मीडिया की आज़ादी हासिल करने के लिए। क्या जो मेरे साथ 4 सीनियर 3 सहाफ़ी मुल्क के बैठे हैं जेलों में जाने के लिए तैयार हैं? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहीन सबाई साहब, आप किस तरह से देखते हैं नवाज शरीफ साहब को जो मीडिया की आज़ादी का फ़िक्र है? आपके ख्याल में दो हिस्सों में बताइएगा। क्या आप समझते हैं कि मीडिया की आज़ादी को बड़े सीरियस से मसाइल दरपेश हैं,
और दूसरी बात ये कि क्या सहाफ़ियों को इस मसले के लिए जेलों में जाना चाहिए जिस तरह के वो मशवरा दे रहे हैं? देखिए, मीडिया की आज़ादी की बात जहां तक ये लोग कर रहे हैं, आज़ादी मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मीडिया जो जिसका मुंह में आता है, जो जिस कहना चाहता है वो कह रहा है, सुन रहे हैं हम। अब हद से आगे अगर आप जाएंगे, जाहिर है फिर इदारे हैं वो अपना इस्तेमाल करते हैं, कैमरा है, ये है वो सारा। तो मीडिया की आज़ादी तो कोई इशू नहीं है। इनकी अपनी तकरीरें चल रही हैं, जिसके खिलाफ ये तकरीर करते हैं वो चल जाती है, उसके बाद कहते हैं मीडिया को आज़ादी नहीं है और हमें। तो ये तो जेलों जाने की क्या बात है। हम लोग पहले भी कई दफा गए और इंशाल्लाह अभी मैं वापस भी आ रहा हूँ, और आके कोई तहरीक हमारी चलेगी तो उसमें जेल भी जाने की जरूरत पड़ी तो जरूर जाएंगे सब, लेकिन इनके कहने पे नहीं जाएंगे। ये खुद तो जाकर लंदन में बैठ गए, और इनका जो पूरा वो जो ग्रुप है जिसे बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, पहले उनसे कहे ना कि वो जरा आगे आके और जाए जेल में। जिनको जैसा कि अभी आरिफ साहब कह रहे थे कि ये घर घर गए और जाके लोगों ने कहा कि जी हम क्यों निकले बाहर, और हम तो पैसे देके नौकरी दिए। तो वो मीडिया वाले से कहे कि जेल जाए, वो भी कहेंगे कि जी हम क्यों जेल जाए, आप तो खुद यहाँ मौजूद हैं। तो ये सब बातें कहने की है। वो असल में बात हुई थी कि उन्होंने गलती से कह दिया या सही तरीके से कह दिया कि वो बनना चाहते हैं इमाम खुमैनी, और 20-25 साल वहां बैठना चाहते हैं और लोगों को यहाँ लेक्चर देना चाहते हैं। अब वो दौर नहीं है, वो जमाना नहीं है, ना वो इमाम खुमैनी है, ना वो कोई किसी तरह के इमाम है। तो वो बातें कहने की है, कोई पे मेरा ख्याल सीरियसली कोई नहीं लेगा इनको। हाँ, वो कल प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि इनमें और उनमें क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क बताए थे। इरशाद साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो अगर मुझे मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, उनके साथी ये यकीन दहानी करा दें कि वो माजी से तायब हो चुके हैं, वो वाक़यातन इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं जिसमें ना अकरबा परवरी होगी, ना ख़ानदानी मफाद होगा, ना ख़ानदानी क़यादत होगी, मौरूसी क़यादत नहीं होगी, मैं तो उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जेल जाना, मियाँ साहब ख़ुद ये कह चुके हैं कि जब लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था। हम भी उन लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैं तो कम अज़ कम तैयार हूँ कि मियाँ साहब आएँ, क़यादत करें, हम नारा लगाएंगे, साथ जाएंगे, कोट लखपत जेल या अडियाला जेल के दरवाजे तक छोड़ के आएंगे। उससे आगे हमारी हिम्मत नहीं है। जब एक आदमी जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, इतनी बड़ी पार्टी को, वो जेल में रहने के लिए तैयार नहीं है, वो डील करके मुल्क से बाहर चला जाता है, उनकी साहबजादी तैयार नहीं है, 2 बेटे, यानी अजीब तज़ाद है कि साहबजादी जो हैं वो कहती हैं बाप ने कहा कि बेटी बस तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। वो 2 भाई जो बैठे हुए हैं, हमारा जो कल्चर है पंजाब का, उसमें तो यह है कि भाई जो हैं और बाप जो है वो बेटियों को, बहू को आगे नहीं करता, ख़ुद आगे होता है। ख़ुद भी बाहर बैठ गए, साहबजादे भी बाहर बैठ गए, वो तैयार नहीं है, और हमसे तवक्को की जा रही है सहाफ़ियों से। हमने क्या कसूर किया है जी, या हमें क्या प्रॉब्लम पड़ गई है? आपका जो हेलीकॉप्टर ग्रुप है उसको भेजें पहले जेल ना, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या बनता है। वाक़यातन हकीकत ये है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोशल मीडिया की आज़ादी जो है बतौर जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट के, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के, मुझे नहीं चाहिए। मुझे आइन के मुताबिक जो आज़ादी चाहिए मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि उससे ज़्यादा आज़ादी जो है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे कायदे अवाम के दौर में आज़ादी थी, नवाज शरीफ के दौर में थी, ज़रदारी के दौर में थी, वो आज़ादी आज भी हमें हासिल है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर मैं ये हक़ मांगूँ कि जनाब मुझे आइन के बरखिलाफ़, कानून के बरखिलाफ़, अखलाकियात के बरखिलाफ़ आज़ादी हो, तो मुझे तो ये दरकार ही नहीं है। जी अयाज खान साहब, जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, कायद की बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है कायद का हुक्म हो जाए तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन यकीनन ये शाह जी हमें सीरियस ले रहे हैं, शाहीन साहब, भाई साहब भी सीरियस ले रहे हैं, वो हमें कह ही नहीं रहे आप क्यों इतना सीरियस ले रहे हैं इसको। वो उन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि जेल जाओ भाई, इतने पैसे लिए हैं, इतना अरसा तुम्हें पाला है, अब वक्त आया तो तुम आराम से बैठे हुए, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि ना आपने कुछ उनसे लिया है, ना वो आपसे कहेंगे कि जेल जाओ। वो उन्हीं से कह रहे हैं जो बहुत ज्यादा जिन्होंने ले लिया, और शायद अभी भी बहुत सारा ले रहे हैं। और धरने के दौरान मुझे पता है कि कहां से किस किस को वो पैसे दिए जा रहे थे,
और जाहिर है अब वक्त है, जब कुर्बानी का वक्त आता है तो उन्हें सबसे आगे होना चाहिए। और मैं भी मियाँ साहब की आवाज में आवाज मिलाऊंगा कि जाओ यार तुम लोग जेल जाओ मियाँ साहब के लिए। जी औरिया साहब। बिल्कुल ठीक कहा है। असल में वो कहना चाहते थे आरामखोर मत बनो। हाँ, बहुत अरसे से अब तुमने इस्तेमाल किया हुआ एक तरीका पैसे लेने का, लेते हो ठीक। असल मसला देखो, जो कहने की बात यह है कि किस मुंह से मियाँ नवाज शरीफ साहब सहाफत की बात करते हैं। क्या लोगों को याद नहीं है जो उन्होंने जो जमाने के अंदर एक अखबार के साथ किया था? क्या वो साफी उनको याद नहीं, इसको बोरी में बंद करके लेके आए थे? क्या वो अभी ये पिछले दिनों ख्वाजा आसफ ने बहसियत वजीर दिफा एक चैनल को इस तरह बंद किया था, उसके कमाल की बात है मियां साहब। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूं, मैं मिजाज को जानता हूं कि क्या समझते थे और क्या करना चाहते थे, किस तरह की सूरत हाल होती है। उनको वो तो अपने खिलाफ एक लफ्ज उनका छप जाता था तो उनके चेहरे के रंग बदल जाता था कि हो क्या गया है। और वो जिस तरह वो तो बर्दाश्त उनके अंदर है ही नहीं भाई। और वो साफियों को आगे लगाना चाहता, अपने जितने भी उनके साफी है ना, उनसे कहें सुबह सवेरे जेल भर रोने के लिए तशरीफ लाएं। और मैं नाम देता हूं, लफाफा कौन कौन लेता रहा है उसका नाम देते थे। और वो तशरीफ ले आए, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाए, आगे चले, हम पीछे चलेंगे बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और पहलू भी है जो जिसकी तरफ फवाद चौधरी ने भी तवज्जो दिलाई, शेख रशीद ने भी कहा कि कोरोना जो है वो एक सेकंड उसकी वेव आ रही है, तो इसलिए एहतियात के पेश नज़र जो है वो इसको मुलतवी कर देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। मैं छोटा सा उनका साउंड बाइट है, मैं सुनवा भी देता हूँ, फिर शाहीन साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान में कोविड जो है वो कोई सीरियस नहीं हुआ। तो अपील करना चाहता हूँ तमाम सियासी जमातों से कि 3 महीने के लिए कम से कम अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको मुअत्तल कर दें, और अब फरवरी में, जनवरी आखिर में या फरवरी में आप दोबारा अपनी सियासी एक्टिविटी शुरू करें। अच्छा, वैसे तो खैर हुकूमत को भी खुद भी इस पर अमल करना चाहिए। आज लियाकत बाग में उन्होंने अपने वर्कर्स का कन्वेंशन रखा हुआ था, खुद भी उनको एहतियात करना चाहिए कि वो ये ना करें। आप कैसे देख रहे हैं शाहीन साहब? भाई साहब, क्या बहरहाल ये एक संजीदा मसला है, और अगर ये सेकेंड वेव आती है और वो असर करती है तो जो जलसे जुलूस हैं वो ख़तरनाक हो सकता है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुतालबे को ऑन अ सीरियस नोट? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी सीरियस और संजीदा बात है ये, और इस तरह की बात मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे और बाकी लीडरों के लेवल पे भी इसी तरह की सोच और बात होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। यहाँ अमेरिका में भी ये लाखों लोग मर गए और अभी तक पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, और मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान बच गया, इसको अब मजीद अगर आपने धक्का देना है कि जी नहीं हमारे यहाँ भी लोग मरे, तो ये तो फिर तरीका यही है कि आप लाखों के और हजारों के जलसे करें। लेकिन ये सियासत में बीच में अगर उन्होंने इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज करके इन्वॉल्व कर दिया है तो ये ऐसा होगा नहीं। हर एक के अपने अपने, जैसा अभी सबने कहा कि इंटरेस्ट है, जाती इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, पैसों के इंटरेस्ट है, फैमिली इंटरेस्ट है, और लोगों से कह रहे थे कि आप निकले और जुलूस निकाले, जलसे करें, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन करना चाहिए, और हुकूमत को ये चाहिए कि जी वो सख्ती से इम्पोज करे जो उनके जो SOPs हैं, तो ये तभी कंट्रोल में रहेगा, वरना ये फिर पाकिस्तान में भी बुरा हाल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, भाई साहब, औरिया मकबूल जान साहब, अयाज खान साहब, इरशाद आरिफ साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।